Hello everyone, welcome again. Today we are going to continue our series of Limitation Act, and today we will deal with section number 6, 7 and 8. Section 6, 7 and 8 forms a bunch of sections whereby we are dealing with legal disability. तो इन सेक्शंस में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करनी है या फिर आपको एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री करनी है, लेकिन आप जिस टाइम से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होने वाला है उस टाइम पे डिसेबल हैं, और वो डिसेबिलिटी कैसी है, या तो आप माइनर हैं, इंसेन हैं या फिर इडियट हैं, तो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस टाइम तक स्टॉप हो जाता है। यानी जब तक आप डिसेबल हैं तब तक आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं चलेगा, और आपकी डिसेबिलिटी के सीज होने के बाद अब उसी टाइम पीरियड के अंदर जितना आपको मिलता अगर आप डिसेबल नहीं होते, तो उतने ही टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो सिंपल मीनिंग, जनरल मीनिंग इन सेक्शंस में यही बताया गया है। तो अब हम इसको वर्ड टू वर्ड डील करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली ये सेक्शन क्या कहना चाहता है हमसे। सो फर्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 6, where a person entitled to institute a suit or make an application for execution of a decree। तो ये सेक्शन कहाँ पे अप्लाई होगा? जब हम या तो सूट फाइल कर रहे हैं या फिर एप्लीकेशन लगा रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर। ठीक है, तो जब हम सूट या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री लगाना चाहते हैं, लेकिन एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी reckoned a minor or insane or an idiot। लेकिन जब से हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होने वाला था, हम उस टाइम पे क्या है, माइनर है, इंसेन है या फिर इडियट है, तो क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? तो सच अ पर्सन मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। तो जब उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी माइनॉरिटी अगर उसकी ख़त्म हो जाती है, इंसैनिटी या इडियोसी सीज हो जाती है, तो उसके बाद उसको उतना ही टाइम मिलेगा जितना उसको मिलता अगर वो डिसेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सेम पीरियड। लेकिन फ्रेंड्स, अभी हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा सेक्शन नंबर 8 के अंदर कि इस सेम पीरियड का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन था 10 ईयर्स का, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिसेबिलिटी ख़त्म होने के बाद आपको 10 ईयर्स ओल्ड मिल जाएंगे। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग हम आगे जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो अभी तक आप सिर्फ इतना ही समझिए कि उस पर्सन को उतना टाइम मिलेगा जितना उसको मिलता अगर वो डिसेबल नहीं होता तो। ठीक है, अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है हमसे कि व्हेन सच पर्सन एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू बी reckoned अफेक्टेड बाय 2 डिसेबिलिटीज़। तो मान लीजिए अगर वो माइनर भी था और वो इंसेन भी था, जिस पर्सन को सूट इंस्टीट्यूट करनी थी या फिर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फाइल करनी थी, वो 2 डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा था। फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, या तो वो माइनर भी था और वो इंसेन भी था। तो सपोज़ उसकी माइनॉरिटी तो ख़त्म हो गई, वो हो गया मेजर, लेकिन अभी भी वो इंसेन है। तो जब तक उसकी दूसरी डिसेबिलिटी यानी इंसैनिटी ख़त्म नहीं होगी तब तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन नहीं होगा। तो ये जो सबसेक्शन 2 है ये 2 डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहा है। तो व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय 2 सच डिसेबिलिटीज़ और वेयर बिफोर द डिसेबिलिटी हैज़ सीज्ड ही इज़ अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ माइनर था, जब से हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होने वाला था वो उस टाइम पे सिर्फ माइनर था, लेकिन जब उसकी माइनॉरिटी ख़त्म होते होते मान लीजिए वो 17 ईयर्स का हुआ तब वो इंसेन भी हो गया। तो इस केस में क्या हुआ कि पहले तो वो एक ही डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा था, लेकिन अब उसको दूसरी डिसेबिलिटी भी हो गई, और वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज़ सीज्ड ही इज़ अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी, then he may institute the suit or make the application within the same period after both disabilities have ceased। तो जब तक उसकी दोनों डिसेबिलिटीज सीज नहीं हो जाती तब तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टॉप रहेगा, और उसकी डिसेबिलिटीज़ के सीज होने के बाद उसको उतना ही सेम पीरियड मिलेगा जितना उसको मिलता अगर वो डिसेबल नहीं होता तो।
अब बात आती है कि अगर कोई पर्सन डिसेबल है और वो अपने डिसेबिलिटी के साथ ही मर जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके बिहाफ पर राइट को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी राइट को क्लेम कर सकते हैं। तो यही बात सेक्शन 3 हमें बता रहा है कि जो पर्सन डिसेबल था, वेयर द डिसेबिलिटीज कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ पर्सन and his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would have otherwise been allowed from the time so specified। तो अगर कोई पर्सन अपनी डिसेबिलिटी के साथ मर जाता है तो ऑब्वियसली उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, लेकिन उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना टाइम मिलेगा? द सेम पीरियड आफ्टर द डेथ एज वुड हैज़ अदरवाइज बीन अलाउड टू हिम। तो उतना ही टाइम मिलेगा जितना उस पर्सन को मिलता है जिसकी डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 4। ये क्या कहता है? वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेफर टू इन सबसेक्शन 3 इज एट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ पर्सन फ्रॉम whom he represent affected by any such disabilities। तो बेसिकली ये सेक्शन क्या कह रहा है कि देखिए, एक पर्सन डिसेबल था और वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ ही उसकी डेथ हो गई, तो अब तो वो इंस्टीट्यूट सूट कर ही नहीं सकता, ना ही एप्लीकेशन लगा सकता है एग्जीक्यूशन करवाने के लिए डिग्री की। तो उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट मिल जाएगी। लेकिन अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही डिसेबल हुआ तो क्या होगा? तो यही बात हमें सब सेक्शन 4 बता रहा है कि अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिसेबल है तो वही रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने अभी पढ़े हैं सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में। यानी जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी तो उसको उतना ही टाइम मिलेगा जितना उसको मिलता अगर वो डिसेबल नहीं होता तो, ठीक है। और सब सेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था? अगर वो 2 डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है तो जब तक दोनों डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती तब तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टॉप रहेगा, एंड उसके सीज होने के बाद उसको उतना ही टाइम मिलेगा जितना उसको मिलता अगर वो डिसेबल नहीं होता तो। ओके, अब सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है? वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेज बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम अंडर दिस सेक्शन, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would have otherwise been allowed to him। तो ये तो हमने अभी जान ही लिया कि अगर कोई पर्सन अपने डिसेबिलिटीज़ के साथ अगर कोई पर्सन डिसेबल है और वो मरता है अपने डिसेबिलिटी सीज होने के बाद, लेकिन विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम अंडर दिस सेक्शन, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period। तो इसमें देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, वो था डिसेबल, यानी वो था मान लीजिए इंसेन। जब से उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होने वाला था तब उस टाइम पे वो इंसेन था, उसकी इंसैनिटी ख़त्म हो जाती है। तो इंसैनिटी ख़त्म होने के बाद मान लीजिए उसके पास पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसको मिला 4 साल। अगर उसको 4 साल मिला, अगर उसको 4 साल मिलता है यहाँ पे, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अब क्या होगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जितना उसको टाइम मिला है, यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है 4 ईयर्स लिया है, तो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उतना ही टाइम मिल जाएगा, यानी 4 ईयर्स सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमें क्या कहती है? माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वोम। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 7। अब ये सेक्शन नंबर 7 उस सिचुएशन की बात कर रहा है जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन एंटाइटल्ड हैं सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, और उनकी एंटाइटलमेंट जॉइंट एंटाइटलमेंट है। ओके, तो इस केस में क्या हुआ? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3 पर्सन हैं और तीनों जॉइंटली एंटाइटल्ड है किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, लेकिन उनमें से एक पर्सन है, क्या है? वो इंसेन है। तो सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है? अगर जो पर्सन इंसेन है उसके बिना एक वैलिड, एक रीजनेबल सूट या फिर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री फाइल की जा सकती है, तो
टाइम जो टाइम है पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टॉप नहीं होगा और उन सभी पर्सन्स के लिए वो चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई एक पर्सन इंसेन है और वो ऐसी पोजीशन में है कि उसके बिना हम एक वैलिड सूट को इंस्टीट्यूट या फिर एक एप्लीकेशन को फाइल ही नहीं कर सकते, तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो सब के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए अब सेक्शन पढ़ते हैं। क्या कहता है, वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन जॉइंटली एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे एक पर्सन है डिसेबिलिटी में, ठीक है, वन ऑफ सेवरल इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी एंड डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन। यानी उसका पर्सन की कंसेंट के बिना हम एक वैलिड सूट या फिर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल, तो सबके लिए जो टाइम है वो रन करेगा। लेकिन वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम। लेकिन अगर एक वैलिड डिस्चार्ज हम उसकी कंसेंट के बिना नहीं दे सकते तो टाइम सबके लिए स्टॉप हो जाएगा, किसी के अगेंस्ट रन नहीं होगा। अनटिल वन ऑफ देम बिकम्स कैपेबल ऑफ गिविंग डिस्चार्ज विदाउट द कंकरेंस ऑफ अदर्स, जब तक कि कोई उनमें से कैपेबल नहीं हो जाता कंसेंट देने के लिए बिना बाकियों की कंसेंट के, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, 3 पर्सन थे, उनमें से एक पर्सन इंसेन है। अगर हम उस जो पर्सन इंसेन है उसकी कंसेंट के बिना एक सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते तो टाइम सबके लिए क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी कंसेंट के बिना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं तो टाइम सबके लिए चलेगा, ठीक है। नाउ वी हैव एक्सप्लेनेशन 1 that this section applies to a discharge from every kind of liability including a liability in respect of immovable property. Then we have explanation 2. एक्सप्लेनेशन 2 एक इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। ये क्या कहती है, जो मैनेजर होता है हिंदू जॉइंट फैमिली का, अगर वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट करता है तो ये माना जाएगा कि वो पर्सन एंटाइटल्ड है एक वैलिड डिस्चार्ज देने के लिए, एक वैलिड कंसेंट देने के लिए विदाउट द कंकरेंस ऑफ अदर मेंबर्स, बिना अदर मेंबर्स की मर्जी के या फिर बिना अदर मेंबर्स की कंसेंट लिए। यानी वो अकेला ही एक सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए कैपेबल माना जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, वो ही ओनली इफ़ ही इज़ इन मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यानी अगर उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट दी गई है तभी वो एंटाइटल्ड होगा क्या करने के लिए, एक सूट को या फिर एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए विदाउट द कंकरेंस ऑफ अदर मेंबर्स, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 6 और 7 क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं सेक्शन नंबर 8। जो सेक्शन नंबर 8 है ये एक तरह से दोनों सेक्शंस के ऊपर कुछ लिमिटेशन इम्पोज करता है। तो हमने दोनों सेक्शंस में पढ़ा, सेक्शन नंबर 6 में और सेक्शन नंबर 7 में। वहाँ पे टर्म क्या यूज हुई है, सेम पीरियड। लेकिन सेम पीरियड का मतलब इस सेक्शन नंबर 8 ने लिमिट कर दिया। इसने क्या कहा, नथिंग इन सेक्शन 6 और सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन। एक तो एक्सेप्शन ये बता दिया, और शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years। तो आप इसको इग्नोर कीजिए, पहले हम ये पढ़ते हैं, नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द सीजेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो ये क्या कह रहा है कि 3 साल से ज़्यादा, 3 years से ज़्यादा आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एक्सटेंड नहीं होगा। तो वहाँ पे जो सेक्शन नंबर 6 में टर्म यूज़ हुई थी सेम पीरियड, उसको एक लिमिटेशन प्रोवाइड कर दी हमारे सेक्शन नंबर 8 ने। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए, वो है इंसेन, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 10 years का। जब से वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होने वाला था वो उसी टाइम से इंसेन था। तो जब उसकी इंसैनिटी सीज हुई, फॉर एग्जांपल जब उसकी इंसैनिटी सीज हुई तो उसको हो गए थे 12 साल, लेकिन उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या था, सिर्फ 10 ही साल था, ठीक है। तो 12 साल बाद उसकी जो इंसैनिटी है वो ख़त्म हुई,
तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो चला गया। तो अब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग उसकी इंसैनिटी सीज होने के बाद उसको उतना ही टाइम मिलेगा जितना उसको मिलता अगर वो डिसेबल नहीं होता। यानी उसकी इंसैनिटी ख़त्म होने के बाद उसको कितना टाइम मिलेगा, 10 साल का टाइम मिलेगा। अब ये जो 10 साल का टाइम है ये सेक्शन 8 ने लिमिट कर दिया, तो ये 10 साल का टाइम घट के कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेक्शंस अब क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 8 ने एक लिमिटेशन इम्पोज कर दी कि सेम पीरियड जैसे हमने एग्जांपल में लिया वो था 10 साल, इन तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग तो उसको पूरा 10 साल मिलने चाहिए, लेकिन सेक्शन 8 ने उस 10 साल को घटा के कितने साल कर दिया, 3 साल कर दिया। ओके अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर कोई पर्सन था इनसेन, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन था 2 साल का, लेकिन जब से उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होना था वो उसी टाइम से इनसेन था, और जब उसकी इंसेनिटी ख़त्म हुई तो 3 साल हो चुके थे। अब क्या हुआ, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो चला गया। अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन इस केस में ख़त्म हो गया तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग उसका लिमिटेशन पीरियड उसको 3 साल मिलेगा, लेकिन रियलिटी में उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो 2 साल का ही था ना, तो अब उसको 2 साल ही मिलेंगे, 3 साल नहीं मिलेंगे। अंडरस्टैंड? क्योंकि जो लिमिटेशन यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 की है वो ज़्यादा वाले टाइम को कम कर रही है और कहाँ पे लाके छोड़ रही है, सिर्फ 3 साल पे। लेकिन अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन था ही 2 साल का तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते। ओके, तो उसको सिर्फ 2 साल ही मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड with No Legal World, and like, subscribe and share the channel. Thank you.